अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ बुक डिस्कस कर रहा था फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी सर हम बात कर रहे हैं अपनी थर्ड बुक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं ज्यादा इसमें फोकस क्यों कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अभी आप सबके स्कूल्स के अंदर वाइवा और प्रैक्टिकल होने वाला है और उसमें से क्वेश्चंस इसी में से आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा कंपनीज एक्ट आया था हमारा 2013 के अंदर। और कंपनीज एक्ट के अंदर एक शेड्यूल आया। बेटा किसी को याद है शेड्यूल नंबर? एक शेड्यूल आया, एनीवन नोज क्या नंबर था शेड्यूल का? जल्दी से बताओ। समीक्षा, शेड्यूल थर्ड, वेरी गुड। शेड्यूल थर्ड था और शेड्यूल थर्ड के अंदर एक था आपका पार्ट वन, दूसरा था पार्ट टू। ये सारी बातें पुरानी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट वन बात करता था बैलेंस शीट की और पार्ट टू बात करता है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसका अब नाम चेंज हो गया, नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब आप सोचेंगे सर ये सारी बातें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों डिस्कस क्या करना है आज? जैसे अगर हम पार्ट वन की बात करें बैलेंस शीट, तो मैंने आपको पूरी सी पूरी बैलेंस शीट बताई थी, उसका फॉर्मेट भी बताया था। और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये होती है मेन हेडिंग, ये होती है सब हेडिंग, और उसके अंदर होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी थी बैलेंस शीट की डिटेल में। बट एक नई चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को इस चीज की नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज है पार्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और क्या इसका भी एक अलग फॉर्मेट है। सो आंसर इज यस, प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक अलग फॉर्मेट है जो किस पर एप्लीकेबल होता है, कंपनीज के ऊपर। तो आज की डिस्कशन होगी हमारी इस फॉर्मेट के ऊपर कि सर पी एंड एल का फॉर्मेट क्या होता है। उसके अंदर भी मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, नोट्स अकाउंट होते हैं। यस, बिकॉज सीबीएसई के सैंपल पेपर में और जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आज की चर्चा करते हैं यहां से शुरू। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। मैं आपको अभी पूरा पूरा समझाऊंगा, अभी सिर्फ दिखा रहा हूं। फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों पहले पहले होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब अकाउंट नहीं बनेगा, अब क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास में इसी का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसको आज हमें खत्म करना है। कंपनी का नाम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सेम कहानी चल रही है जैसे आपने बैलेंस शीट में देखा था। यहाँ पे करंट ईयर की फिगर आती है, यहाँ पे आती है प्रीवियस ईयर की फिगर, और यहाँ पे आते हैं नोट्स टू अकाउंट। ये नोट नंबर है, यानी डिटेल्स के लिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो नोट नंबर वन। अब क्या होता था पहले? पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा वाइवा के अंदर और स्कूल्स के बोर्ड में इन सब चीजों में बहुत हेल्प करेगा पी एंड एल। पहले दोस्तों पी एंड एल अकाउंट हम ऐसे बनाते थे 11th क्लास में। यहाँ पे आती थी सारी की सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आती थी इनकम। फिर जो लास्ट में बचता था उसे कहते थे नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे आता था नेट लॉस। इस तरह की कुछ हमारी डिस्कशन थी 11th क्लास में। अब कह रहे हैं इस पी एंड एल को ऐसे करके घुमाना है। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है। आई रिपीट, यहाँ पे है इनकम, यहाँ है एक्सपेंस। इनकम ऊपर चली जाएगी और एक्सपेंस नीचे आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अंदर अब मेरे साथ आराम से देखिए। सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RFO। तो पहला पॉइंट आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आप कुछ बच्चे इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं।
नेट सेल्स भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा, आपको नेट सेल का मतलब पता होना चाहिए। नेट सेल को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल पता है कैसे निकलती है? नेट सेल निकलती है टोटल सेल, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यानी सर टोटल सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर दें तब आती है नेट सेल, और उसे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, उन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ था पहले ही, और सेल्स रिटर्न भी दे रखी थी। बेटा रेवेन्यू का मतलब ही होता है नेट सेल, यानी सेल्स रिटर्न पहले से माइनस है। बट अगर दोबारा से सेल्स रिटर्न दे दी तो क्या आप दोबारा से उसको माइनस करेंगे? जल्दी से बताइए, यस और नो। बेटा ये था सीबीएसई का पहला क्वेश्चन। अगर सेल्स रिटर्न दे रखी हैं और रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, दोबारा माइनस नहीं करना। दूसरा, इसके अलावा आ गया अदर इनकम, यानी सेल्स के अलावा जो आपकी अदर इनकम होती है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनली आएगा टोटल रेवेन्यू। नीचे लिखा भी हुआ है फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये आ गई आपकी टोटल इनकम। रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। अब सर ये होता क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? अगर डिटेल में जाएंगे तो नोट नंबर 1 अदर इनकम, इसके अलावा जो भी जाएंगे वो आएगा नोट नंबर 2। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको अपने ही ट्यूशन का एग्जांपल बता देता हूं। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरे पास एक तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहां से मुझे क्या मिलती है? ट्यूशन फीस। और जो मेरे पास सीए के क्लाइंट्स आते हैं, वहां से भी मुझे मिलती है फीस। तो ट्यूशन फीस और जो सीए के क्लाइंट से जो मुझे पैसा मिल रहा है, दिस इज माय मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसको बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज माय मेन सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट क्वेश्चन ये है, इस सारे पैसे को मैं डिपॉजिट कर देता हूं बैंक में, और आपको पता है बैंक से मुझे क्या मिलता है? बेटा बैंक से मुझे क्या मिलेगा? जल्दी से बताइए। बैंक से मिलता है मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब क्वेश्चन ये है, ये जो इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, क्या ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? तो आंसर इज नो। बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम, दिस इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आती हैं आपकी मेन बिजनेस की इनकम। इसके अलावा जो भी फालतू होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अदर इनकम। जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम? बेटा फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे बताइए, बिकॉज आज हमें प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करके जाना है। तो ये नेट सेल्स हो गई और ये हो गई अदर इनकम। ऑफ कोर्स पेपर में क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर। बेटा पेपर के अंदर इसके डिटेल्स में जाएंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। मैं एक बार आपको लेके चलता हूं। ये हम आ गए डिटेल्स में। डिटेल्स में लिखा है नोट्स टू अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे क्या क्या लिखा है जरा एक बार देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर ग्रॉस है तभी आप रिटर्न माइनस करेंगे, अदरवाइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में क्या होता है? नेट होता है, नेट सेल्स। तो यहां लिखा है सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सामान बेचोगे या सेल ऑफ सर्विसेज। बेटा अगर आप किसी दुकान पे जाते हो सामान खरीदने तो वो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनसे उनको रेवेन्यू होता है। और अगर आप मेरी बात करें तो मैं आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, मैं आपको क्या बेच रहा हूँ? सर्विसेज। डॉक्टर
डॉक्टर भी क्या देते हैं, सर्विसेज। तो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। काम की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रही है आजकल बेटा वाइवा के अंदर, इस चीज का ध्यान देना, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप यानी कबाड़ को, जो बुक्स हमारे यहाँ पे बच जाती हैं उनको हम बेच देते हैं, उसको भी किस कैटेगरी में डाला गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं आपको छोटी सी बात यही बोलूंगा कि सेल ऑफ स्क्रैप जरूर याद रखना कि वो किसका पार्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा बाकी तो अदर इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये सारी क्या है, अदर इनकम। और इसके अंदर लास्ट वाला है इंपॉर्टेंट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपको इनकम टैक्स सरकार से वापस मिल जाता है तो इनकम तो है, बट वो इनकम कहाँ आएगी, अदर इनकम। ऐसे ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटा दो तीन जो हाईलाइट करें उनको जरूर ध्यान देना, ये है अदर इनकम। इनको छोड़कर सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, स्क्रैप वैल्यू, कमीशन रिसीव्ड, इनको छोड़कर जो बचे वो सारे क्या बचे, अदर इनकम। मुझे बताइए क्या आपको टोटल रेवेन्यू समझ आ गया है? मैं आगे चलना चाहूंगा अब आपके साथ। बेटा टोटल खत्म, अब हम चलते हैं अपने साथ आगे। आगे कहानी आ गई एक्सपेंसेस की, यानी अब मैं डिस्कस करूंगा, ऊपर थी इनकम, अब नीचे आ गए एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस का टोटल है। यानी ऊपर टोटल है इनकम, नीचे है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को याद करने का भी एक तरीका आपको सिखाएंगे। पहले पढ़ते हैं, समझ तो नहीं आएगा बट एक बार पढ़ते हैं। बेटा एक बार ये बताइए, क्या मेरी वॉइस आप सब बच्चों को क्लियर है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। जल्दी से बताइए सारे बच्चे। बेटा छोटा सा P&L है, फॉर्मेट याद करना है, खत्म कहानी। वाइवा के लिए प्रिपेयर। जल्दी बेटा सारे बच्चे बताइए, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? भूमिका, तनवीर, नील, मधुर, रिया। तो अब हम आ गए हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस पढ़ते हैं, समझ तो आएंगे नहीं बट पढ़ लेते हैं एक बारी। पहला लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। फिर लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर लिखा है फाइनेंस कॉस्ट। फिर लिखा है डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ये सारे खर्चे हैं। और इसके अलावा भी बच गया तो वो कहाँ चले गए, अदर एक्सपेंसेस। बेटा वो कहाँ चले गए, अदर एक्सपेंसेस। फाइनली आ गए टोटल। तो ये अब एक्सपेंसेस के बारे में मुझे डिस्कशन करना है। थर्ड नंबर पे दे रखी है इनकम। मान लेते हैं टोटल इनकम है 100 रुपए। फोर्थ पर है खर्चे, खर्चे हुए 40 रुपए। तो मुझे बताइए फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ। 100 रुपए में से 40 का खर्चा हो गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60 रुपए। बट ये कौन सा खर्चा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लिखा भी हुआ है थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस फोर्थ। अब सरकार को आप दोगे टैक्स, ये देखो ये लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सरकार को आपने, मान लेते हैं सरकार को आपने 10 रुपए का टैक्स दे दिया, तो लास्ट में जो बचा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना बचा आपके पास, 50 रुपए। तो दोस्तों ये इस तरह का फॉर्मेट आजकल कंपनीज, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, कंपनीज का ये फॉर्मेट है। ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 50 रुपए। इसके बाद, इसके बाद आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था इसके बाद हमारा काम होता है एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है
ये प्रॉफिट किस में बटेगा, एप्रोप्रिएट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा प्रॉफिट होता है मालिक का, तो ये मालिकों में बटेगा। आपको पता है कंपनी में मालिक दो होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस वाले और दूसरे होते हैं इक्विटी वाले। तो उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है डिविडेंड। यानी सर ये प्रॉफिट फाइनली प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को मिलेगा और कुछ पैसा हम डाल देते हैं रिजर्व में। तो ये आगे की कहानी है, इसको छोड़िए, अभी आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल समझ आना चाहिए। बेटा याद करो, शायद आपने एक वर्ड पढ़ा हो, रिजर्व एंड सरप्लस। आप लिंक कर सकते हैं, जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है सब कुछ देने के बाद, 50 में से प्रेफरेंस दे दिया, इक्विटी दे दिया, रिजर्व दे दिया, जो बच जाता है उसे कहते हैं सरप्लस, जो आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो मैं वापस चल रहा था, आप टैक्स वैक्स की बात कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक मैं आपको लिंक कराना चाहता हूँ बेटा, कैश फ्लो चैप्टर के अंदर मैं कुछ लिंक कराना चाहता हूँ आपको। जो अच्छे बच्चे हैं वो उस बात को आराम से लिंक कर पाएंगे। कैश फ्लो चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर टैक्स, हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो की। दो चीजें होती थी, याद है क्या क्या होता था, पहले तो यही बता दो सर होता क्या था। प्रोविजन फॉर टैक्स में कैश फ्लो में क्या होता था, एक होता था मेड, दूसरा होता था पेड। वेरी गुड वंशिका, एक होता था मेड, दूसरा होता था पेड। जब भी सरकार को टैक्स पे करेंगे तो वो माइनस होता था और मेड होता था प्लस। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई दे रहा है, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये टैक्स कौन सा वाला है, मेड है या पेड है? कैश फ्लो चैप्टर में ये दिक्कत कर सकता है, ये कौन सा वाला टैक्स है? निधि कह रही है कि सर पेड है, समीक्षा मेड, प्रिया पेड। मैं आपको याद भी करा देता हूं बेटा, ये टैक्स कौन सा है जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आ रहा है। अश्मीत, रिया, अनन्या, वंशिका, याद करो, अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं हल्का सा कैश फ्लो ले आया बीच में, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। यहाँ पे आता था कैश अकाउंट। बेटा ये कैश फ्लो के अंदर मैं आपको टैक्स अकाउंट बना रहा हूं, मेड। फिर आता था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और ब्रैकेट में लिखते थे मेड। शायद अब आपको समझ आ जाए कि बेटा जो मेड होता है, जो मेड होता है वो कहाँ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। अब ये बात आप में से कुछ बच्चों को हमेशा याद रहेगी कि सर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर जो भी टैक्स दिया होता है वो टैक्स हमेशा क्या होगा, मेड। तो आप में से सिर्फ हार्डली दो तीन बच्चों का आंसर करेक्ट था। बेटा ये पेड नहीं है, ये तो अभी बनाया है, टैक्स निकाला है, फिर जमा कराएंगे सरकार के पास। तो जब भी बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की, वहां पे कौन सा टैक्स होता है, मेड। क्या आप सब बच्चों को ये बात याद रहेगी? बेटा कैश फ्लो के अंदर ये बात याद रहेगी, अगर पी एंड एल दे रखा है तो वो कौन सा होता है, हमेशा मेड। पेड नहीं होता, पेड तो कैश में जाता है। मुझे आज भी एक डेट याद है, 26 जनवरी 2017। बच्चे कह रहे हैं सर क्या ये बर्थडे डेट है आपकी? ना ना बेटा बर्थडे नहीं है। इस दिन हमने एक वर्कशॉप करी थी 12th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए वर्कशॉप करी थी, और इसके अंदर हमने कुछ सीबीएसई के एक्सपर्ट्स बुलाए थे, जिससे बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम सब बच्चों को पता लग जाए कि सीबीएसई में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और उनमें से एक स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा
और वो डाउट इसी के ऊपर था, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के ऊपर। डाउट तो मुझे याद नहीं कि बच्चे ने डाउट क्या पूछा था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, बट जो ये सीबीएसई के एक्सपर्ट थे, इन्होंने इस बच्चे को आंसर दिया और वो आंसर कुछ अटपटा सा था। बच्चे ने पूछा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में, और ये सीबीएसई के एक्सपर्ट ने बोला, कहते सीपी चलो, सीपी मतलब कनॉट प्लेस, कह रहे सीपी चलो एक फूल दूंगा। और ये सुन के सारे बेटा क्लास के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया कि बच्चे ने डाउट पूछा और ये सर कह रहे हैं सीपी चलो एक फूल दूंगा। और ये क्या मतलब हुआ, ये बाद में समझ आया कि सर कुछ समझाना चाहते थे कि सीपी चलो एक फूल दूंगा और का क्या मतलब है। वेरी गुड बेटा, ये एक्सपेंसेस याद कराने का उनका तरीका था, तो मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने याद कर ली। बेटा ये इसका याद कराने का तरीका है, सीपी चलो एक फूल दूंगा। और जी, अब बच्चे का डाउट ये है कि सर ये कौन सा फूल है, क्या ये रोज है, कौन सा फूल है। बेटा अकाउंट्स में फूल का मतलब कौन सा फूल है, ये है फाइनेंस कॉस्ट। तो आपको समझ आना चाहिए सर ये सीपी चलो एक फूल दूंगा। और ये बताओ डी से क्या मतलब है, डी से बताइए बेटा, डी से क्या मतलब है। डी से आपको दिखाई दे रहा होगा, डी से मतलब है डेप्रीसिएशन। तन्वी, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओ से क्या मतलब है, ओ से मतलब है अदर एक्सपेंसेस। स्टार्ट करते हैं सी, सी से है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पी से है परचेज ऑफ स्टॉक, फिर सी से है चेंज इन इन्वेंट्री, ई से क्या है, ई से है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये याद करने का तरीका है एक्सपेंसेस को, सीपी चलो एक फूल दूंगा। और अब आपको क्या करना है, फूल पे आएंगे बेटा बाद में। हाँ, पहले हम इनको समझते हैं कि सर ये तो समझ आ गई कहानी, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये नोट नंबर दिए हुए हैं, जैसे अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर है 8, डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन का नोट नंबर है 7, फाइनेंस कॉस्ट 6, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन स्टॉक इन ट्रेड नोट नंबर 4, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नोट नंबर 3। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा नोट नंबर 3। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो गया है। यस, तो ये है कहानी आपकी। बेटा ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, अब हमें पढ़ना है डिटेल्स में। पहले मुझे बताइए यहां तक इज एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं अब नोट्स पे जाऊंगा। अब मुझे एक बार जल्दी से बेटा सारे बच्चे रिप्लाई किया करो फटाफट। अलंकृत, अनन्या, अश्मीत, भूमिका, करिश्मा। बेटा करिश्मा कभी यस बोल दिया करो। कशिश, अरोड़ा, खुशबू, मधुर, नमन, नील, पूजा, पूर्वी, प्रिया, रिया, समीक्षा, वंशिका, जैन, वंशिका। कुछ बच्चे एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं। हमने कसम खाई है हम नहीं बोलेंगे, जी हम आंसर भी नहीं देंगे। अब इनकी डिटेल्स में जरा चलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को पता है डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। बेटा अब कहानी आगे ले चल रहे हैं हम। बताओ मुझे डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक एक चीज अब आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट, डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है। डेप्रीसिएशन लगता है टेंजिबल असेट्स पर, टेंजिबल असेट्स। और एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है, एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है इनटेंजिबल असेट्स पर। क्या डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का मतलब कम होता है, आंसर इज यस। बेटा दोनों का मतलब कम होता है।
टेंजिबल एसेट्स कम होते हैं तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन। और आप सब बच्चों को पता है टेंजिबल का नाम इस साल चेंज हो गया। बेटा जल्दी से बताओ इस साल टेंजिबल का नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल अभी भी सेम है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है। आप मुझे बताओ बेटा, पढ़ के क्या लग रहा है? रटना मत, रटने की कोशिश नहीं करना। फाइनेंस कॉस्ट, ये फाइनेंस का मतलब जिसको मैं फूल कह रहा था, फाइनेंस कॉस्ट। आप रटो मत, आप कोशिश करो मीनिंग समझने का। फाइनेंस का मतलब होता है कि आपने कहीं से कुछ पैसा उधार लिया है। बेटा कई बार आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं, स्कूटी फाइनेंस करा लेते हैं। यस कशिश। तो बेटा फाइनेंस कराने का मतलब है आपने बैंक से उधार लिया है और कोई भी फ्री में नहीं देता, उसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। यानी जब भी बैंक से उधार लोगे तो कुछ ना कुछ उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, खर्चा। जैसे खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आप जब भी उधार लेंगे। और भी खर्चा बताता हूं मैं आपको, लोन, लोन प्रोसेसिंग फीस। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वो लोन प्रोसेसिंग फीस मांगता है। और बताइए बेटा, उधार लेने के ऊपर कोई भी खर्चा, उधार से रिलेटेड खर्चा, मुझे बताइए क्या हम डिबेंचर, बेटा डिबेंचर से, हम डिबेंचर होल्डर से पैसा उधार लेते हैं? सोच के बताओ, क्या हम डिबेंचर होल्डर से पैसा उधार लेते हैं? आंसर इज यस। और उसके ऊपर भी हम खर्चा करते हैं। जैसे पहला खर्चा होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा सस्ते में देते हैं, खर्चा करते हैं। एक और खर्चा होता है, किसी से भी उधार लेते हैं डिबेंचर होल्डर्स का, एक और खर्चा होता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद करो, सस्ते में लेना, डिस्काउंट का मतलब होता है आज पैसे सस्ते में लिए। प्रीमियम का मतलब होता है जब पैसा वापस करूंगा तो एक्स्ट्रा दूंगा। तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। मैंने आपको मतलब बताया फाइनेंस का। और जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा तब आपको उसके डिटेल में भी मिल जाएगा। नोट नंबर कौन सा चल रहा है? 6। तो नोट नंबर है 6। बेटा इन चीजों को जरूर पढ़ना, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये फाइनेंस कॉस्ट की डिटेल। मैं आपको वो मार्क करता हूं जो बार बार चीजें पूछ रहे हैं। जैसे पहली चीज, पहली चीज तो पूछ रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो हमारा फाइनेंस हुआ ही हुआ। जैसे पढ़ो, आप लिखा है ना इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सारे इंटरेस्ट आते हैं। और क्या क्या आता है? और आता है सर, ये क्या लिखा है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्जेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आते हैं। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना तो आपको पेपर में क्लिक कर जाएगा। बेटा क्या मैं आगे चलूं? यहां तक क्लियर है आप सब बच्चों को? पी एंड एल खत्म, पी एंड एल का फॉर्मेट भी खत्म। जी, आप तो बस एक काम करना, आप सब बच्चों के पास अगर डीके गोयल सर का सैंपल पेपर है, डीके गोयल सर का सैंपल पेपर है, या अकाउंट्स की टारगेट वाली बुक है, उस बुक में से हार्डली 9 या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के ऊपर। तो फटाफट आज ही पीएनएल वाला ओपन करना 10 क्वेश्चंस, और उसके अंदर सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। तो आपको फिर ये नोट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। मैं वापस आता हूं, फाइनेंस भी समझ आ गया। अब क्या लिखा है बेटा पढ़ो। ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम से ना कोशिश करो समझने की, क्योंकि हम हर चीज याद नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सोचो जरा, मैं यहाँ पे स्टार डालता हूँ।
कह रहे एम्प्लॉय के बेनिफिट के ऊपर कोई भी खर्चा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के ऊपर कोई भी खर्चा होगा वो इस कैटेगरी में जाएगा। जैसे मुझे कुछ चीजें तो पता है, एक होती है वेजेस, आप लेबर को पे करते हो, एम्प्लॉयज को क्या देते हो बेटा, वेजेस भी इसी में कवर करते हैं, वर्कर्स भी और एम्प्लॉयज भी, सैलरी देते हो, पीएफ, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पीएफ। और बताइए बेटा, कई बार अगर एम्प्लॉयज हॉलीडेज नहीं लेते, अगर एम्प्लॉयज हॉलीडेज नहीं लेते तो उसके बदले आपको उन्हें कुछ पे करना पड़ता है। अगर हॉलीडेज ले लेंगे तो कहानी खत्म, बट अगर हॉलीडेज नहीं लेते, काम करते हैं, तो आपको पे करना पड़ता है। और बताता हूं मैं आपको, जिस कंपनी में मैंने जॉब ज्वाइन करी थी वहां पर कैब की फैसिलिटी थी। कैब की फैसिलिटी मतलब पिक एंड ड्रॉप, पहले आते थे, छोड़ते थे, ले जाते थे, तो वो सारे खर्चे किसके ऊपर होते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के ऊपर। बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल है, गूगल के अंदर, कंपनी के अंदर ही क्लब है, जिम है, हेल्थ सर्विसेज है, वो उनके एम्प्लॉयज के लिए फ्री में है, बट क्या कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, यस। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या हुए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या आपको टॉपिक समझ आया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी खर्चा, बताइए जल्दी से। यस, आओ जरा पढ़ लेते हैं, इसमें भी सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं जो बार बार पेपर में आ रही हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस, सैलरीज तो हर बच्चे को याद होगा बेटा, बोनस, बोनस नहीं याद रहता, लीव, छुट्टी की इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट। और बताता हूं इसमें क्या पूछा जाता है, पीएफ पूछा जाता है, पीएफ, ग्रेचुटी, ये सारे एम्प्लॉयज के खर्चे होते हैं। और बताते हैं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये वो क्वेश्चन है जब आप कोई भी सैंपल पेपर करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बार बार दिखाई देंगे। मैं बाकी सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सारी चीजें नहीं पढ़ रहा, इतनी बातें समझ आनी चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज। लो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, बिकॉज ये भी बार बार पूछ रहे हैं वेजेस और सैलरी। तो ये भी हमारा पॉइंट हो गया खत्म। वापस आते हैं, कुछ नहीं बेटा, अंदर की चीजें करनी है। और सबसे अच्छी बात, जो कहीं नहीं आएगा, जिसके बारे में आपको ना पता चले वाइवा में या सीपीएससी बोर्ड में, वो सब चीजें कहाँ डाल देना, अदर एक्सपेंसेस। जैसे मैंने आपसे पूछा, फ्रेट, फ्रेट, कैरेज, रेंट, बेटा सोचो, फ्रेट इनवर्ड हो, आउटवर्ड हो, कैरेज हो, बैड डेब्ट्स हो, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस को याद करने का कोई यूज नहीं है, सारी चीजें इधर ही डाल देना, जैसे फ्रेट, कैरेज, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, बेड डेब्ट्स, बैंक चार्जेस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया मुझे, बैंक चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लिक हो गई अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते। बैंक चार्जेस नॉर्मली वाइवा में पूछा जाता है और बच्चे कहते हैं सर बैंक चार्जेस होते हैं फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि जब पैसा उधार लेते हैं, बेटा ये आंसर हो जाता है गलत। बैंक चार्जेस बैंक अपनी सर्विसेज के लेते हैं, वो कोई आपको लोन के ऊपर पैसे नहीं ले रहे। तो याद रखना बैंक चार्जेस कहाँ आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। पढ़ते पढ़ते क्लिक कर गया, फाइनेंस कॉस्ट बेटा नहीं होते बैंक चार्जेस। और देखते हैं क्या लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, कोरियर, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, बिजनेस इश्यू एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए मेन बैंक चार्जेस, ध्यान रखना। मैं वापस चलता हूं आपके साथ, खत्म हो गया बेटा, इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। अब जो बच गई हैं चीजें वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री, बेटा चेंज इन इन्वेंट्री में बच्चों को अभी तो नहीं,
बट बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन उनको याद आता है कि इकोनॉमिक्स में चैप्टर है नेशनल इनकम, वहां भी वर्ड यूज होता है चेंज इन इन्वेंट्री। नेशनल इनकम के अंदर पता है फॉर्मूला क्या है? बताओ बेटा, किसी को याद है नेशनल इनकम में फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। बेटा नेशनल इनकम में फॉर्मूला उल्टा है। इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स। वेरी गुड अश्मित। अकाउंट्स में होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बेटा मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे सोच के बताएंगे कि सर ऐसा क्यों होता है। इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों होता है? क्या ये रटने वाली बात है? सो आंसर इज नो। बेटा रीजन है इसके ऊपर। जी आपको टाइम दे रहा हूं, आप सोचना। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे जल्दी से ये बताइए एक छोटी सी बात, क्या आप सबको पता है सबसे पहले जब हम सामान खरीदते हैं उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल। फिर वो सामान जाता है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में होती हैं बड़ी बड़ी मशीन्स, वहां पे वो बन जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो उस पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसे कहते हैं WIP। और जब बाहर निकल के आता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, तब उसे बोला जाता है सामान फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। तो ये 3 वर्ड्स होते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य प्रगति पर है, और जब बन जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? फिनिश गुड्स। अगर हम कॉमर्स की बात करें, तो जब आप 11th क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे, कॉमर्स के बारे में जब आपको पता लगा था 11th क्लास में, उस टाइम आप भोले भाले बच्चे थे, यानी आप क्या थे? रॉ मटेरियल। अभी बेटा अभी आप फाइट कर रहे हो किसी भी तरह अकाउंट्स में पास हो जाए, बस 12th क्लास में। इसका मतलब अभी आज की बात करें तो आप सारे कौन हो? वर्क इन प्रोग्रेस, मेहनत कर रहे हो। और अगर 12th का रिजल्ट पास आता है, तो आप जब बाहर निकलोगे तो आप कहलाओगे फिनिश गुड्स। तो ये तीनों वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ये क्या होता है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब रॉ मटेरियल। फिर आ गया चेंज इन इन्वेंट्री, यहाँ लिखा है फिनिश गुड्स और यहाँ लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मुझे लगता है इस साल जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आने के चांसेस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला है? मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। बेटा ये क्या होता है, जरा इसके फॉर्मूले पे जरूर ध्यान देना। ये देखो, ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जरूर पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या फॉर्मूला है? मटेरियल किसकी बात कर रहे हैं? ये रॉ मटेरियल। कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज करा। तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल की बात कर रहे हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस, परचेजेस भी किसके? मटेरियल की, फिर माइनस क्लोजिंग। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, यहां से आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, COMC। और ये कौन से मटेरियल की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की। बेटा ये जरूर याद रखना फॉर्मूला। ये क्या लिखा है? चेंजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, हमारे अकाउंट्स में चेंज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बट यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है बेटा, यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे क्या है? फिनिश गुड्स। और क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। और क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। आप देख सकते हैं फॉर्मूला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मगर किसकी बात हो रही है? फिनिश गुड्स की। फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, किसकी बात हो रही है? वर्क इन प्रोग्रेस की। फिर लिखा है ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड और लेस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड।
बेटा ये हमारी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है स्टेटमेंट ऑफ P&L। मुझे बताइए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं एंड करूंगा इस फॉर्मेट के साथ। गोयल सर का सैंपल पेपर या टीएस ग्रेवाल या टारगेट अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना, इसको खत्म करेंगे वाइवा के लिए। एनी डाउट सो फार? बेटा बात आ गई आपके डाउट्स की, जल्दी से बताइए, मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट करता हूँ।